वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 196 नया प्रकाश के लिए आज आरंभ हो रहा है, 7वां प्रकाश। तो शीर्षक है वृत्ति भेद, अनिर्वचनीय ख्याति मंडन, अन्य ख्याति खंडन और स्वतः प्रमात्व प्रमाण निरूपण नाम सप्तम प्रकाश प्रारंभ हो गया। इस 7वें प्रकाश में क्या क्या बात बतानी है मुख्य रूप से वो यहीं पर बता दिया। वृत्ति भेद मतलब वृत्ति कितने प्रकार की है वो बताएंगे। अनिर्वचनीय ख्याति मंडन, मंडन का अर्थ होता है प्रतिपादन करना, प्रस्तापित करना। तो अनिर्वचनीय ख्याति का विचार करेंगे, बताएंगे। और अन्य जो ख्याति है, अन्यथा ख्याति वगैरह बाकी की ख्याति, उनका खंडन, अन्य ख्याति खंडन। और स्वतः प्रमात्व प्रमाण निरूपण, और स्वतः प्रामाण्य जिसको कहते हैं, स्वतः प्रमात्व जिसको कहते हैं। प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः है, परतः नहीं। श्रुति आदि प्रमाण है, उसमें प्रामाण्य है। फिर और किसी के आधार लेंगे तभी प्रामाण्य, ऐसी बात नहीं। उस सभी बातों का विस्तार पूर्वक विचार इसी प्रकाश में आगे होगा। स्वतः प्रमात्व प्रमाण निरूपण नाम सप्तम प्रकाश प्रारंभ। ठीक, उसमें सबसे पहला शीर्षक आ रहा है उपादान समवायी, असमवायी, निमित्त कारण और संयोग का लक्षण। तो 3 कारण मानते नहीं एक लोग किसी भी कार्य के लिए। 3 कारणों का नाम क्या है भाई? पहला उपादान कारण। वेदांत मत में उपादान कारण जिसको कहते हैं उसको नैयायिक लोग समवायी कारण ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए कौंस में दे दिया समवायी। तो पहला कारण हुआ समवायी कारण अर्थात उपादान कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा होता है निमित्त कारण। वो तीनों को बताएंगे, फिर आगे जाकर खंडन करेंगे और बताएंगे कि उपादान कारण और निमित्त कारण 2 ही होते हैं, असमवायी कारण वेदांत मत में मान्य नहीं। वो बात आगे होगी। तो उपादान मतलब समवायी और असमवायी और निमित्त कारण और संयोग का लक्षण। संयोग किसको कहते हैं? चलिए आगे। ग्रंथ के आरंभ में वृत्ति किसको कहे है या वचनते वृत्ति के लक्षण और भेद का प्रश्न है। ग्रंथ के एकदम शुरू में पहले पेज पर 3 प्रश्न किए गए थे। क्या? वृत्ति किसको कहते हैं 1, वृत्ति का कारण क्या है 2, और वृत्ति का प्रयोजन क्या है। ऐसे 3 प्रश्न किए थे। उन 3 प्रश्नों में जो यह प्रश्न था कि वृत्ति किसको कहे, तो उसके अंतर्गत क्या क्या बात उठती है तब बता रहे हैं। ग्रंथ के आरंभ में वृत्ति किसको कहे है या वचनते, ऐसा कहने थे क्या अर्थ निकलता है कि वृत्ति किसको कहे मतलब वृत्ति के लक्षण क्या है, ये बात। और भेद का प्रश्न है, मतलब वृत्ति का लक्षण क्या है और वृत्ति के भेद कितने हैं। ये 2 प्रश्न उसके अंतर्गत आ जाते हैं। कौन से प्रश्न के अंतर्गत? वृत्ति किसको कहे, वृत्ति किसको कहते भाई मतलब वृत्ति का लक्षण क्या है और वृत्ति के भेद कितने हैं बताओ, ये उसका अभिप्राय। ठीक, वृत्ति का कारण कौन है, यह वृत्ति के सामग्री का प्रश्न है। वृत्ति का कारण कौन, ये 3 प्रश्नों में से एक ये प्रश्न था ना। तो कारण मतलब सामग्री कौन कौन है वृत्ति उत्पन्न होने की। तो वृत्ति का कारण कौन है, यह वृत्ति की सामग्री का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न वृत्ति के प्रयोजन का है। प्रयोजन मतलब फल। ठीक है, और एक कुल मिलाकर 8 प्रकाश है इस ग्रंथ में। तो 8वां प्रकाश वृत्ति का प्रयोजन बताने के लिए है, बराबर। और 7वां प्रकाश वृत्ति का लक्षण और वृत्ति के भेद बताने के लिए है। ठीक है, और थोड़ा ये भी बताएंगे क्या कारण,
किंतु पीछे के 6 प्रकाशों में कारण बता दिए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान वगैरह। ठीक, चलिए वृत्ति का, हाँ वृत्ति की सामग्री का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न वृत्ति के प्रयोजन का है। 3 में वृत्ति के प्रयोजन का निरूपण अष्टम प्रकाश में करेंगे। तो वृत्ति का प्रयोजन क्या, फल क्या है, उसका विचार हम लोग 8वें प्रकाश में करेंगे। वृत्ति के प्रयोजन का निरूपण अष्टम प्रकाश में करेंगे। और कारण समुदाय को सामग्री कहे, थोड़ा सा कारण का भी विचार कर रहे हैं पुनः, वृत्ति का कारण वगैरह। तो पहले कारण क्या चीज़ है, तो कारण का मतलब होता है कारण समुदाय को सामग्री कहे। अच्छा, कारण समुदाय को सामग्री कहे, सामग्री मतलब कारणों का समुदाय है। कोई भी कार्य उत्पन्न होने के लिए एक ही कारण थोड़ी लगता है, बहुत सारे कारण लगते हैं, है कि नहीं। और उन जैसे घट बनाने के लिए दंड, चक्र, चिवर, कुलाल सब चाहिए ना, तो इन सबका नाम है क्या, सामग्री। और कारण समुदाय को सामग्री कहे हैं। कारण 2 प्रकार का होवे, और वो कारण कितने प्रकार का होता है, 2। एक उपादान कारण होवे हैं, द्वितीय निमित्त कारण होवे हैं, बराबर। और नहीं लोग मानते हैं तीसरा असमवाय कारण। ठीक है, आगे देखिए, एक उपादान कारण होवे हैं और द्वितीय निमित्त कारण होवे। तो उपादान कारण किसको कहते हैं भाई, तब देखिए, जाके स्वरूप में कार्य की स्थिति होवे तिस कारण को उपादान कारण कहे। बहुत कारणों में से जिन कारण में क्या कार्य की क्या होती है, स्थिति, जाके स्वरूप में जिस कारण के स्वरूप में कार्य की क्या होती है, स्थिति, कार्य का रहना, उसके बिना कार्य रह ही नहीं सकता, उसको कहते हैं क्या, उपादान कारण। जैसे उदाहरण स्वयं देंगे, घट का उपादान कारण कपाल है, कपाल में स्थिति है, घट की स्थिति किसमें है, कपाल में, अतः कपाल उपादान कारण है। पट की स्थिति तंतु में, अतः पट का उपादान कारण तंतु है, बराबर। तंतु को हटा देंगे तो पट बचेगा क्या, नहीं बचेगा। वही जाके स्वरूप में कार्य की स्थिति होवे तिस कारण को उपादान कारण कहे। उपादान कारण को ही समवायी कारण कहे। हम लोग वेदांती लोग उपादान कारण कहते हैं, उसी को नैयायिक लोग समवायी कारण ऐसा नाम दे देते हैं। तो समवायी कारण कहे। उदाहरण दे रहे, जैसे घट का उपादान कारण कपाल है, घट का उपादान कारण कौन है, कपाल है, और पट का उपादान कारण तंतु है। और आगे निमित्त कारण का व्याख्यान कर रहे हैं, लक्षण, और कार्य से तटस्थ हुआ कार्य का जनक होवे सो निमित्त कारण कहिए। कार्य से तटस्थ अलग रहता है, एक बार कार्य को उत्पन्न कर दिया तो उसको कोई लेना देना नहीं, अलग रहता है, किंतु कार्य को उत्पन्न कर देता है, उसको कहते हैं क्या, निमित्त कारण। घट बन गया, बना तो दिया कुलाल ने, किंतु जब तक घट रहेगा तब तक कुलाल चाहिए, ऐसा है क्या, नहीं है। घट निर्माण हो गया, कुलाल कहीं गया, दूसरे गांव को भी चला गया, है कि नहीं, या मर भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, घट रहेगा, घट नष्ट नहीं होगा। अतः कुलाल, दंड, चक्र, चिवर आदि सब क्या है, निमित्त कारण है। ठीक है, कार्य से तटस्थ हुआ कार्य का जनक होवे सो निमित्त कारण कहिए। लग गया। जैसे घट के निमित्त कारण कुलाल, चक्र, दंडादिक है, उदाहरण दे दिया। घट का निमित्त कारण कौन है, कुलाल, कुलाल मतलब कुम्हार, चक्र चाक, और दंडादिक है, हो गया ना। और न्याय वैशेषिक मत में समवायी असमवायी निमित्त भेद से कारण 3 प्रकार का गए हैं, किंतु न्याय शास्त्रकार और वैशेषिक शास्त्रकार 3 प्रकार का कारण मानते हैं। कौन कौन, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी असमवायी निमित्त भेद से कारण 3 प्रकार का कहे, लग गया। फिर बोलेंगे दोनों का लक्षण समझ में आ गया, उपादान कारण का और निमित्त कारण का, किंतु असमवायी कारण का क्या लक्षण होता है जरा बता तो दो जाते जाते, तो बता रहे आगे, लग गया। उपादान कारण लक्षण किया ना अभी, उपादान कारण का क्या लक्षण हुआ, हाँ, जिसके स्वरूप में कार्य की स्थिति होती है उसको कहते हैं उपादान कारण। और निमित्त कारण कार्य से तटस्थ रहता है और कार्य को उत्पन्न कर देता है, उसको कहते हैं क्या, निमित्त कारण। अब तीसरा असमवायी कारण, उसको कह रहे हैं
कार्य के समवायी कारण से संबंधी जो कार्य का जनक ताकू असमवायी कारण कहे। यह असमवायी कारण का लक्षण हुआ। सबसे पहले खोजना है कार्य का समवायी कारण कौन है। समवायी कारण समझ में आने के बाद उन समवायी कारण के कारण से संबंधी चाहिए और कार्य को उत्पन्न करने वाला चाहिए, उसको कहते हैं क्या? असमवायी कारण। जैसे घट का समवायी कारण कपाल, दो कपाल है बराबर, तो समवायी कारण जो दो कपाल है उनके संबंधी है कपाल द्वय का संयोग, समवायी कारण से संबंधी है और घट को उत्पन्न कर देता है। क्योंकि दो कपालों का संबंध नहीं हुआ तो घट नहीं बनेगा, है कि नहीं? एक कपाल या एक कपाल बाहर रखेंगे तो घट बनेगा क्या? दोनों का उचित संबंध होना चाहिए, तब क्या बनता है? घट। तो समवायी कारण कपाल से संबंधी है दोनों कपालों का संयोग, और वह संयोग घट को उत्पन्न कर देता है। अतः घट के लिए असमवायी कारण कौन? दो कपालों का संयोग, वही दे रहे। कार्य के समवायी कारण से संबंधी जो कार्य का जनक ताकू असमवायी कारण कहे। जैसे घट का असमवायी कारण कपाल संयोग है। घट का असमवायी कारण कौन है? कपालों का संयोग, है कि नहीं? पवन पट का समवायी कारण कौन होगा? फिर पट का असमवायी कारण कौन होगा? कपाल। घट का समवायी कारण असमवायी कारण कौन है? दो कपालों का संयोग। घट का क्या है? असमवायी कारण। बोलो, घट का समवायी कारण कौन है? कपाल नहीं, दो कपालों का संयोग, जोड़ दोनों का, वो है क्या? असमवायी कारण। फिर पट का समवायी कारण कौन होगा? तंतुओं का संयोग। तंतु एक रखेंगे, एक तंतु रखेंगे फोड़ को, एक रखेंगे आड़स में, एक धारुर में, एक अंबाजोगे में, पट बनेगा क्या? उनका क्या होना चाहिए? संयोग। तब होता है क्या? पट। तो संयोग भी कारण है ना, किंतु संयोग कौन सा कारण है? असमवायी। जैसे घट का असमवायी कारण कपाल संयोग है, पट का असमवायी कारण तंतु संयोग है। आगे देखिए, आगे क्या है? पट का है ना, वहां लिखिए घट का। हो गया ना? देखो भाई, घट का समवायी कारण कपाल से संबंधी। घट का समवायी कारण कौन? कपाल। उन कपाल से संबंधी। और घट का जनक कौन है? कपाल संयोग। तैसे पट के समवायी कारण तंतु से संबंधी। पट का समवायी कारण कौन है? तंतु। तंतु के संबंधी है कौन? तंतु का संयोग। और पट को उत्पन्न कर देता है कौन? तंतु का संयोग। तैसे पट के समवायी कारण तंतु से संबंधी और पट का जनक तंतु संयोग है। लग गया? जो समवायी कारण के संयोग को कार्य का जनक नहीं माने, शंका, जो मतलब यदि समवायी कारण के संयोग, समवायी कारण का संयोग जैसे कपाल द्वय का संयोग घट के लिए कारण नहीं मानेंगे तो क्या होगा? घट ही नहीं बनेगा। अलग अलग कपाल रखेंगे तो घट बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। वही दे रहे, जो मतलब यदि समवायी कारण के संयोग को कार्य का जनक नहीं माने तो वियुक्त कपालंते घटकी। कैसे कपाल? वियुक्त। वियुक्त मतलब विभक्त, अलग अलग। वियुक्त कपालंते घटकी और वियुक्त तंतु होते पट की उत्पत्ति हुई चाहिए। होती है क्या? नहीं। अतः उनका संयोग कारण है। इस रीति से द्रव्य की उत्पत्ति में अवयवन का संयोग कारण है। ये नियम, द्रव्य की उत्पत्ति जब भी होती है तब अवयव का संयोग कारण होता है। लग गया? द्रव्य की उत्पत्ति में चाहे घट द्रव्य हो, चाहे पट द्रव्य हो, चाहे कोई भी द्रव्य हो, उसको उत्पन्न होना है तो उसके अवयव का संयोग क्या है? कारण। इस रीति से द्रव्य की उत्पत्ति में अवयवन का संयोग कारण है। स्व अवयव संयोग में कार्य की स्थिति नहीं। कपाल द्वय का संयोग है, उसमें स्थिति नहीं है। किसकी? घट की। घट रूप कार्य की स्थिति उसमें नहीं है, कपाल में स्थिति है। लग गया कि नहीं? क्योंकि कार्य अपने समवायी कारण में ही, उपादान कारण में ही समवाय संबंध से
रहता है। कपाल संयोग में समवाय रहता है क्या? कपाल घट नहीं रहता है ना। हाँ देखिए, हाँ इस रीति द्रव्य की उत्पत्ति में अवयवन का संयोग कारण है। सो अवयव संयोग में कार्य की स्थिति नहीं, किंतु अवयवन में कार्य द्रव्य की स्थिति है। किसमें स्थिति है? अवयव में कार्य द्रव्य की स्थिति है। जैसे घट की स्थिति कपाल में। याते अवयव संयोग में समवायी कारणता संभवे नहीं। इसलिए कोई कहेगा कि भाई अवयव का संयोग समवायी कारण मानो, समवायी कारण नहीं है। कौन? अवयव का संयोग समवायी कारण क्यों नहीं है? कि उसमें कार्य द्रव्य की स्थिति नहीं है। यदि कार्य द्रव्य की स्थिति अवयव के संयोग में होती तो उस अवयव संयोग को भी हम समवायी कारण मानते, किंतु कार्य के लिए समवायी कारण अवयव का संयोग नहीं है, क्योंकि संयोग में कार्य की स्थिति नहीं है। पंक्ति लगी? चलिए क्या लिखा है, देखिए। सो अवयव संयोग में कार्य की स्थिति नहीं, लग गया ना, किंतु अवयवन में कार्य द्रव्य की क्या है? स्थिति है। हो गया। इस पर एक पंक्ति देखते टिप्पणी। लिखेंगे कार्य और अवयव संयोग में, अवयव संयोग में आधार आधेय भाव नहीं है। आधार आधेय भाव नहीं है, अपितु कार्य व अवयव में, कार्य और अवयव में आधार आधेय भाव है। आधार आधेय भाव है, पूर्ण विराम। अवयव में समवाय संबंध से कार्य द्रव्य रहता है। कार्य द्रव्य रहता है। अतः कार्य की स्थिति अवयव में ही है। अवयव में ही है, संयोग में नहीं। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कार्य और अवयव का संयोग में क्या नहीं है? आधार आधेय भाव नहीं है। फिर आधार आधेय भाव किस में है? कार्य और अवयव में। इसलिए कार्य द्रव्य की स्थिति अवयव में है, अवयव के संयोग में। तो कोई शंका करेगा ना, अरे भाई आपने लक्षण क्या किया समवायी कारण का, जिसमें कार्य की स्थिति रहती है। तो अवयव का कपालद्वय का संयोग है तभी तो घट बना रहेगा, और संयोग टूट गया तो घट रहेगा क्या? अतः संयोग पर भी तो स्थिति अवलंबन है घट की, तो समवायी कारण मान लो संयोग को, कोई कहेगा। इसलिए टिप्पणी लिख के दिया आपको। स्थिति का मतलब होता है आधार आधेय भाव बनना। तो घट और कपाल इनमें आधार आधेय भाव है, क्योंकि कपाल में समवाय संबंध से घट रह रहा है। तो आधेय हुआ घट, अधिकरण हुआ कपाल, अतः कपाल में रह रहा है कौन? घट। तो कार्य द्रव्य की स्थिति कहाँ है? फिर अवयव में है। उस प्रकार अवयव के संयोग और घट, इसमें आधार आधेय भाव है क्या? नहीं है। इसलिए अवयव का संयोग समवायी कारण नहीं बनेगा, दूसरा ही कोई कारण है वो। बात समझ में आ रही है? चलिए पंक्ति। सो अवयव संयोग में कार्य की स्थिति नहीं, किंतु अवयवन में कार्य द्रव्य की स्थिति हो गई। लग गया? याते अवयव संयोग में समवायी कारणता संभव नहीं। इसलिए अवयव के संयोग में नहीं है क्या?
समवायी कारणता संभवे नहीं। या तो अवयव संयोग में समवायी कारणता संभवे नहीं, ठीक है ना। और कार्य से तटस्थ रहे नहीं, फिर निमित्त कारण मानो अवयव के संयोग को। अभी तक क्या सिद्ध किया? अवयव का संयोग कार्य के प्रति कारण है, पहली बात। क्योंकि कपालों का संयोग नहीं होगा घट नहीं बनेगा, कारण तो है। कौन सा कारण है फिर? समवायी कारण हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें कार्य की स्थिति नहीं है। फिर बोलेंगे निमित्त कारण मानो, निमित्त कारण नहीं मान सकते, क्योंकि निमित्त कारण का लक्षण क्या है? कार्य से तटस्थ रहता है। यहाँ पर अवयव कपालों का संयोग कार्य घट से तटस्थ है क्या? दूर है क्या? नहीं, तटस्थ नहीं है, अतः निमित्त कारण नहीं बनेगा। और कारण तो है, फिर कौन सा कारण है? असमवायी कारण है। बात समझ में आ रही है? चलिए, या तो समवायी कारण और निमित्त कारण से, हाँ आगे ऊपर छूट गया ना, स्थिति नहीं, हाँ। या तो अवयव संयोग में समवायी कारणता संभव है और कार्य से तटस्थ रहे नहीं। अवयव का संयोग, कपालों का संयोग कार्य से तटस्थ है क्या? नहीं, कार्य से तटस्थ रहे नहीं। किंतु अवयव संयोग, अवयव का संयोग और कार्य द्रव्य अवयव में समानाधिकरण हो गए। ध्यान दीजिए, समानाधिकरण, समानाधिकरण शब्द का अर्थ होता है एकाधिकरण। दोनों का एक अधिकरण है। किन किन का? अवयव के संयोग का और कार्य द्रव्य, है कि नहीं? अवयव संयोग और कार्य द्रव्य अवयव में समानाधिकरण है, एक अधिकरण है। एक अधिकरण कौन है उनका? अवयव, जैसे कपाल, है कि नहीं? तो घट भी रह रहा है कहाँ? कपाल में, और कपालों का संयोग भी रह रहा है कहाँ? कपाल में, बराबर है। घट समवाय संबंध से रह रहा है कपाल में, और कपाल द्वय का संयोग भी कपाल में समवाय संबंध से रह रहा है। तो दोनों का अधिकरण एक हुआ कि नहीं? हो गया। पंक्ति देखिए, किंतु अवयव संयोग और कार्य द्रव्य अवयव में समानाधिकरण होवे है। मिल गया ना जी? याते निमित्त कारणता भी अवयव संयोग में संभव ही नहीं, इसलिए निमित्त कारण भी नहीं है। कौन? अवयव का संयोग, न समवायी कारण है न निमित्त कारण है, और कारण तो है, फिर तीसरा मानना पड़ता है क्या? असमवायी कारण। याते निमित्त कारणता भी अवयव संयोग में संभवे नहीं। याते समवायी कारण और निमित्त कारण से विलक्षण, दोनों से भिन्न लक्षण वाला, विलक्षण का मतलब होता है भिन्न लक्षण वाला। समवायी कारण और निमित्त कारण से विलक्षण असमवायी कारण होने थे। असमवायी कारण होने के कारण कारण तीन ही प्रकार का हुआ है, इसलिए कारण कितने प्रकार का हुआ? आगे, जैसे द्रव्य की उत्पत्ति में अवयव संयोग असमवायी कारण है, बराबर। द्रव्य घटादि उनकी उत्पत्ति में अवयव का संयोग क्या है? असमवायी कारण। जैसे द्रव्य की उत्पत्ति में अवयव संयोग असमवायी कारण है, तैसे गुण की उत्पत्ति में कहूँ तो गुण असमवायी कारण है, कहूँ क्रिया असमवायी कारण है, बराबर। द्रव्य की उत्पत्ति में हमेशा असमवायी कारण कौन बनेगा? अवयव का संयोग। द्रव्य, जब कोई भी द्रव्य उत्पन्न होना है तो उसके लिए असमवायी कारण कौन? उस द्रव्य के जो अवयव, उनका अवयव का संयोग। इतनी बात लगी पक्की? अच्छा, जैसा द्रव्य उत्पन्न होता है ना, वैसे गुण भी उत्पन्न होते हैं, किंतु गुण की उत्पत्ति में असमवायी कारण कौन? ये प्रश्न है। द्रव्य की उत्पत्ति में असमवायी कारण कौन? अवयव का संयोग, नुसता संयोग नहीं। द्रव्य की उत्पत्ति में असमवायी कारण कौन? अवयव का संयोग। वैसे गुण की उत्पत्ति में असमवायी कारण कौन? तो कभी कभी होता है गुण की उत्पत्ति में असमवायी कारण गुण ही होता है, कभी कभी गुण की उत्पत्ति में असमवायी कारण क्रिया होती है। बोलेंगे उदाहरण देंगे आगे पंक्ति की। जैसे गुण की उत्पत्ति में कहूँ गुण असमवायी कारण है, कहूँ क्रिया, कभी कभी गुण असमवायी कारण होता है गुण की उत्पत्ति में, कभी कभी गुण की उत्पत्ति में क्रिया असमवायी कारण होती है। कहूँ क्रिया असमवायी कारण है, तो बोलेंगे कैसे, जरा समझाओ। तो दे रहे, तथा ही नील तंतु से नील पट की उत्पत्ति होती है। तंतु नीले, पट नीला,
अतः उस पट के नील रूप के लिए गुण है, नील गुण। नील क्या है? गुण है, गुण है ना, रूप है ना, वो गुण है। तो पट के नील रूप के लिए असमवायी कारण है तंतु का नील रूप। क्या? पट के नील रूप के लिए असमवायी कारण तंतु का नील रूप, क्योंकि पट का जो नील रूप है उसके लिए समवायी कारण पट है। गुण के लिए गुणी समवायी कारण होता है। फिर असमवायी कारण कौन? तंतु के नील रूप, तंतु का नील रूप। ठीक है, चलिए आगे। तथा ही नील तंतु से नील पट की उत्पत्ति हो गए, पीत की नहीं। याते पट की नील रूप में तंतु का नील रूप कारण है। पट के नील रूप में कारण है कौन? तंतु का नील रूप। इस पट के नील रूप का समवायी कारण पट है। पट के नील रूप, उसका समवायी कारण पट, क्योंकि गुण के लिए गुणी क्या होता है? समवायी कारण। पट के नील रूप का समवायी कारण पट है। तंतु का नील रूप ताका समवायी कारण नहीं। किसी बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है, पट का नील रूप का समवायी कारण कौन? तंतु का नील रूप। नहीं, पट का नील रूप के लिए समवायी कारण है पट, और पट के नील रूप के लिए असमवायी कारण है कौन? तंतु का नील रूप। तंतु का नील रूप अर्धविराम ताका पट के नील रूप का समवायी कारण नहीं। तो इसे तंतु का नील रूप पट के नील रूप से तटस्थ नहीं। अच्छा, तंतु का नील रूप पट के नील रूप से तटस्थ है क्या? नहीं, इसलिए निमित्त कारण भी नहीं। कारण तो है, फिर कौन? असमवायी कारण। तो इसे तंतु का नील रूप पट के नील रूप से तटस्थ नहीं, किंतु तंतु का नील रूप तंतु में रहे। तंतु का नील रूप तंतु में है, बराबर। और पट का नील रूप भी पट के द्वारा तंतु में है। दोनों का अधिकरण एक बन गया, तंतु, बराबर। पट का नील रूप पट में रहता है, पट तंतु में रहता है। अतः परंपरा से पट का नील रूप तंतु में रहा और तंतु का नील रूप तंतु में है। दोनों का अधिकरण एक है, किंतु तंतु का नील रूप तंतु में रहे और पट का नील रूप भी तंतु में रहे परंपरा से। या ते दोनों समानाधिकरण होने ते संबंधी है, असंबंधी नहीं। तटस्थ होते तब निमित्त कारण बनते। हाँ, तो समानाधिकरण होने से संबंधी है और असंबंधी को तटस्थ कहे लग गया। तो कुल मिलाकर निर्णय क्या हो रहा है? पट के नील रूप के लिए तंतु का नील रूप कारण तो है। कौन सा? समवायी कारण नहीं बन सकता, निमित्त कारण नहीं बन सकता। कारण तो है, फिर कौन है? असमवायी कारण। यद्यपि पट का नील रूप समवाय संबंध से पट में रहे। पट का नील रूप समवाय संबंध से कहाँ रहता है? पट में। तंतु का नील रूप समवाय संबंध से तंतु में। यद्यपि पट का नील रूप समवाय संबंध से पट में रहे, तथापि स्वसमवायी समवाय संबंध से पट का नील रूप तंतु में है, तंतु में ही रहे। कौन किसमें रहता है? पट का नील रूप तंतु में। संबंध कौन? स्वसमवायी समवाय, जिसको ले जाना है उसको पकड़ेंगे स्व शब्द से। पट का नील रूप तंतु में ले जाना है तो स्व शब्द से कौन आएगा? पट का नील रूप। पंक्ति देखिए, स्व पट का नील रूप, उसका समवायी पट, बराबर। समवायी कौन हुआ? पट। और उस वह पट तंतु में समवाय संबंध से लग गई पंक्ति। स्व पट का नील रूप, उसका समवायी पट, और वह पट समवाय संबंध से कहाँ है? तंतु में। तो पट का रूप आ गया किसमें? तंतु में। और तंतु में तंतु का रूप तो है ही है। तथापि स्वसमवायी समवाय संबंध से पट का नील रूप तंतु में ही रहे। स्व कहिए पट का नील रूप अर्धविराम, स्व मतलब पट का नील रूप। ताका समवायी जो पट के नील रूप का समवायी कारण कौन? पट, अर्धविराम। ताका समवाय तंतु में है, लग गया। इस रीति से पट के नील रूप और तंतु का नील रूप समानाधिकरण है। इसलिए पट का नील रूप और तंतु का नील रूप क्या हुआ? समानाधिकरण। इस रीति से पट के नील रूप क्यों नील रूप से तंतु का नील रूप क्या है? इस पट के नील रूप से तंतु का नील रूप समानाधिकरण है, लग गया। तंतु का नील रूप साक्षात संबंध से तंतु में है, तंतु का नील रूप और तंतु में है। और तिसमें तंतु में पट द्वारा कौन? पट का नील रूप तंतु में है।
पट का नील रूप भी तंतु में है, पट द्वारा, पट के माध्यम से। 30 में तंतु में पट द्वारा परंपरा संबंध से पट का नील रूप है। लग गया? या ते पट के नील रूप ते तंतु का नील रूप तटस्थ नहीं। पट का जो नील रूप है उससे तटस्थ नहीं है कौन? तंतु का नील रूप। पट के नील रूप ते तंतु का नील रूप तटस्थ नहीं होने ते निमित्त कारण संभव ही नहीं। अर्थात पट के नील रूप के लिए कारण है कौन? तंतु का नील रूप। तटस्थ नहीं इसलिए निमित्त कारण नहीं, समवायी कारण भी नहीं। कारण तो है कौन सा? असमवायी। किंतु पट के नील रूप का समवायी कारण जो पट मिल गया, पट के नील रूप का समवायी कारण कौन है? पट। ताका संबंधी कौन? तंतु का नील रूप है। और पट के नील रूप का जनक होने थे, तंतु में ही रूप नहीं रहेगा, नील रूप नहीं रहेगा तो पट में नील रूप आएगा क्या? नहीं। तो पट के नील रूप का जनक है कौन? तंतु का नील रूप। पट के नील रूप का जनक होने थे ताका असमवायी कारण, ताका पट के नील रूप का असमवायी कारण तंतु का नील रूप है। तंतु का नील रूप और पट दोनों तंतु में समवाय संबंध से रहे। तंतु का नील रूप भी समवाय संबंध से रहता है, कहा? तंतु में। और पट भी समवाय संबंध से रहता है, कहा? तंतु में। समवाय संबंध से रहे या ते इसलिए समानाधिकरण संबंध से तंतु का नील रूप पट का संबंधी है। तंतु का नील रूप संबंधी है किसके? पट के संबंधी है, क्योंकि समानाधिकरण है दोनों का। जैसे कार्य के रूप का समवायी कारण उपादान का रूप है, बराबर। कार्य पट, उसका रूप नील रूप, उसके लिए असमवायी कारण तंतु का नील रूप। तो नियम क्या बन गया? कार्य के गुण के लिए कारण के गुण असमवायी कारण बनते हैं। क्या? कार्य गुण के लिए कारण के गुण असमवायी कारण बनते हैं। वही जैसे कार्य के रूप का असमवायी कारण उपादान का रूप है, तैसे उसी प्रकार रस गंध स्पर्श में भी जानना। कार्य के स्पर्श के लिए अवयव का स्पर्श असमवायी कारण है, कार्य के गंध के लिए, कार्य के रस के लिए असमवायी कारण कारण का रस, कारण का गंध। तैसे रस गंध स्पर्श में भी जानना। और सकल गुणन की उत्पत्ति में जिस रीति से गुण का क्रिया असमवायी कारण है सो न्याय वैशेषिक ग्रंथन में स्पष्ट है, बराबर। सभी गुण की उत्पत्ति में अमुक गुण की उत्पत्ति के लिए कौन असमवायी कारण, अमुक गुण की उत्पत्ति के लिए कौन क्रिया असमवायी कारण, सभी बातों का विस्तार पूर्वक विचार न्याय ग्रंथों में स्पष्ट है। हमको केवल इतना ही जानना है, क्या? कार्य के गुण के लिए कारण के गुण असमवायी कारण होते हैं, बस। सकल गुणन की उत्पत्ति में जिस रीति से गुणन का क्रिया, गुणन का असमवायी कारण क्रिया है कि नहीं, और क्रिया भी कभी कभी गुण के लिए क्या होती है? असमवायी कारण। गुण का क्रिया असमवायी कारण है सो न्याय वैशेषिक ग्रंथन में स्पष्ट है। अनुपयोगी जाने के विस्तार भयते लिखा सभी गुण का कौन समवायी कारण कौन असमवायी कारण, ये सब लिखने से क्या फायदा? कुछ नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं। हो गया जी, बस। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्